नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम वृत्त से संबंधित प्रमुख प्रमेयों और वहाँ से आपके पास क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इन सब पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वृत्त के क्वेश्चन आपको अगर करने हैं तो आपको जो थ्योरम है, प्रमेय है वृत्त से संबंधित, उसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन हल होगा। और सबसे पहली बात, वृत्त में आपको ये सब चीज़ जानना जरूरी है कि परिधि क्या है, त्रिज्या क्या है, डायामीटर व्यास क्या है, चाप क्या होता है, ठीक है, त्रिज्या खंड क्या है, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तब आप वृत्त से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो क्लास को देर न करते हुए मैं इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। अंत तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं क्या किया हूँ, प्रमेय लिखा हूँ और प्रमेय के बाद उनसे संबंधित प्रश्न किया हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जितना वृत्त का प्रमेय है उसको पहले ही लिख दिया फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपको प्रमेय यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, फिर उससे संबंधित प्रश्न भी मिलेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और जो स्टार्टिंग में ही समझा रहा हूँ उसको आप समझेंगे, तभी आपका आगे चीज़ें क्लियर होगा। तो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखें, ये क्या है, आपके पास एक वृत्त है। तो इस वृत्त में कौन कौन क्या है, जैसे कि सबसे पहले आपको पढ़ना है वृत्त के लिए परिधि क्या होता है। तो परिभाषा के तौर पे अगर इसको देखना चाहें तो वृत्त की परिधि की परिभाषा आपको दिख रहा होगा। वृत्त की परिक्रमा करने में तय की गई अधिकतम दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है, या वृत्त की कुल परिसीमा वृत्त की परिधि कहलाती है। अर्थात आपके पास मैं कोई यहाँ पे पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से मैं एक चक्कर लगाऊंगा वापस और उसी पॉइंट तक आऊँगा, तो मैंने जो दूरी तय किया हुआ है वही क्या है, वृत्त की परिधि है। ये बोला जा रहा है वृत्त की परिधि, मतलब कि यहाँ से आपको काउंट करते 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 जो इसका माप आएगा उसी पॉइंट पे पहुँचने तक, वही क्या है, आपका वृत्त की परिधि है। ठीक है। अब वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास क्या होता है, परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ध्यान से सुने, परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु, जैसे कि परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु हो गया ए और बी अभी, ठीक, ये वृत्त का व्यास नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये विपरीत बिंदु पे है। अब मिलाने वाली रेखा बोला तो ये ब्लू वाला लाइन तो मिला तो रहा है, लेकिन वो रेखा किससे होकर जाना चाहिए, वो रेखा होके जाना चाहिए केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होके जाना चाहिए, तभी वह रेखा क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास। ठीक है। अन्यथा वह रेखा क्या कहलाएगा, अगर वो वृत्त से होके नहीं गया तो वो रेखा क्या कहलाता है, जीवा, कॉट कहलाता है। ठीक है। क्या बोले, वृत्त के दो विपरीत बिंदुओं पर, वृत्त के किसी दो विपरीत बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाते हैं। अब वृत्त का व्यास क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे एक x पॉइंट है और ये क्या हो गया, y, तो x को y से मिलाने वाला रेखा जो कि केंद्र O से होके जा रहा है क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास। और ध्यान देने वाली बात है, वृत्त के व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या। तो ये अगर r हो गया त्रिज्या, तो ये भी क्या होगा, r। अब थोड़ा और अच्छे से ध्यान दें कि r का मान वृत्त में कभी चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक भी त्रिज्या, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक भी त्रिज्या, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक भी त्रिज्या, मतलब कि त्रिज्या का मान नहीं बदलता है। वृत्त के केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को, वृत्त के केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को, वृत्त के केंद्र से लेके परिधि तक की दूरियों को क्या कहते हो आप, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे और एक फार्मूला समझ में आया कि डायमीटर्स क्या होता है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक डायमीटर क्या होता है आपका, r प्लस आर, अर्थात 2r, या r का फार्मूला यहीं से बन सकता है, r इक्वल टू क्या होता है, डाया अपॉन 2। ठीक है, डायमीटर अपॉन 2 होता है। फिर देखें आगे, अच्छा वृत्त की परिधि को समझाया, तो वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। फिर देखें जीवा के बारे में। जीवा आपका वृत्त मतलब परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहते हैं। अब वो रेखा केंद्र से नहीं भी होके जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, जीवा ही कहेंगे। केंद्र से होकर भी जाएगा तो भी उसको जीवा कहेंगे, साथ साथ उसको और क्या बोला जाएगा, व्यास बोला जाएगा। जैसे कि इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जो रेखा गया है वो केंद्र से होके गया है, तो एक्स वाई जीवा तो कहलाएगा ही कहलाएगा, साथ ही साथ एक्स और वाई वाला जो रेखा है वो क्या कहलाएगा, व्यास भी कहलाएगा। अर्थात आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझ में क्या आ रहा है कि
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है करके, तो आपका डायरेक्ट आंसर है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, आगे देखें। फिर जीवा के बारे में हो गया, फिर चाप के बारे में है। अब चाप देखें। अच्छा, जीवा आपका कितना ठोक हो सकता है किसी वृत्त में, तो अनगिनत जीवा हो सकते हैं। जैसे कि मैं ये वृत्त बनाया हूँ, तो ये एक ठोक जीवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो वृत्त में कितने जीवाएं होती हैं, तो वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं। वृत्त में अनंत जीवाएं होती है तो वृत्त में अनंत चाप भी होंगे। अब चाप क्या है ये समझना है। तो देखें, ये आपको रेड वाला दिख रहा होगा, ए से बी बनाया हूं, तो परिधि पर आपको चलते चलते आपको क्या मिलना चाहिए, परिधि पर चलते चलते जो विपरीत बिंदु वगैरह दिख रहे हैं, जैसे कि एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु क्या हो गया बी, तो वृत्त की परिधि पर ए बिंदु से चालू करें और बी पर मिले, वही क्या है आपका वृत्त का चाप कहलाता है। लेकिन परिधि पर होना है ना, वो आप परिधि पर ना करके अगर उसको सीधा सीधा लाइन से अगर जोड़ रहे हो तो ये वृत्त की जीवा है, मतलब कि ये ब्लू वाला लाइन वृत्त की जीवा और ये रेड वाला लाइन क्या चल रहा है, वृत्त का चाप। ठीक है, जैसे यहाँ पर और किया जाए। अब चाप कोई ऐसा नहीं है कि एक ही ठोक होगा, चाप भी कितना हो सकता है आपके पास, वृत्त में बहुत सारे चाप हो सकते हैं। अब वृत्त के चाप, जैसे कि ये छोटा सा एक ठोक चाप हो गया, ये आपका बड़ा सा चाप हो गया। ठीक है, आर्क। तो वृत्त में अनगिनत चाप हो सकते हैं, अर्थात अनंत चाप होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, स्पर्श रेखा वगैरह को। तो वृत्तखंड क्या है, तो ये आपके पास एक वृत्त है, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, जीवा है, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो जीवा के बारे में आप देख रहे हैं कि जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। तो ये नीचे वाला भाग भी क्या कहलाएगा, वृत्त का एक खंड कहलाएगा। ऊपर वाला भाग भी क्या कहलाएगा, वृत्त का एक खंड कहलाएगा। छोटा भाग जो दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, वृत्त का छोटा सा खंड, मतलब कि छोटा वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड करके बोलते हैं। ऊपर वाला क्या कहलाएगा आपका, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब सेम ऐसी बातें किसके लिए, सेम यही चीजें त्रिज्याखंड के लिए, लेकिन वृत्तखंड का निर्माण किसके सहारे हुआ है, जीवा के सहारे। तो त्रिज्याखंड का निर्माण किसके सहारे होने वाला है, आपका चाप के सहारे। जैसे कि ये आपके पास क्या है, एक चाप है, ए से लेकर मान लो ये बी तक एक क्या है, चाप। अब इस चाप को क्या करें, केंद्र से मिलाएं। तो केंद्र से अगर मैं मिलाया तो कुछ इस प्रकार मिलेगा। ये मान लो ये एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो वृत्त का चाप वृत्त को दो भागों में बांटे। अब यहां पर भी तो दो भाग दिख रहे हैं, एक भाग ये हो गया और बाकी का जो छूटा हुआ सफेद सफेद जो दिख रहा है वो भाग, दोनों क्या कहलाएंगे, वृत्त के त्रिज्याखंड कहलाएंगे। त्रिज्याखंड इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि ये त्रिज्या के सहारे बन रहे हैं, ये त्रिज्या ही तो है। ओ बिंदु से ए बिंदु, ओ बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या ही तो है। तो अगर आपको लघु त्रिज्याखंड बोलना है तो लघु त्रिज्याखंड कौन कहलाएगा आपका, ये वाला जो रेड पार्ट में है। और दीर्घ त्रिज्याखंड क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा जो बचा ये क्या कहलाएगा आपका, दीर्घ त्रिज्याखंड। अगर इसका एंगल थीटा है तो इसका एंगल क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का 360 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एक राउंड का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। अर्थात अगर ये 60 डिग्री है तो ये होगा आपका 300 डिग्री, दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण। ठीक है, आगे डिस्कस करते स्पर्श रेखा क्या है। तो स्पर्श रेखा ये वृत्त हो गया, वृत्त के परिधि पर मान लो ये कोई बिंदु है, इस बिंदु को टच करके जाने वाला जो रेखा रहेगा, बिंदु को वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को स्पर्श करती हुई जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं आप, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हो गया, अब ऐसा नहीं है कि कोई एक ही ठोक स्पर्श रेखा होगा, कई स्पर्श रेखा हो सकते हैं, क्योंकि कई ठोक आपके पास वृत्त की परिधि पर बिंदु मिल सकते हैं। जैसे कि ये बिंदु हो गया तो इससे स्पर्श रेखा खींच लें ऐसे, तो ये क्या कहलाया, अभी जो लाइन खींचा वो भी एक स्पर्श रेखा ही कहलाया है। फिर देखें आगे चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में क्या है कि
आपने एक वृत्त बनाया और वृत्त के अंतर्गत में अगर कोई चतुर्भुज है तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। वृत्त के अंदर में कोई चतुर्भुज है तो वह एक क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण इक्वल्स टू 180 डिग्री, और वैसे यहाँ का कोण प्लस ये वाला कोण कितना आएगा? 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आया होगा, इसके परिभाषा से संबंधित बातें, क्योंकि इसी के आधार पे प्रमेय रहेंगे और प्रमेय के आधार पे आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एक बार और डायरेक्ट डिस्कस कर लें। परिधि क्या है आपके पास? परिधि आपका जो वृत्त के एक बिंदु से वहीं बिंदु पर आपको दूरी के सहारे मिलना ही क्या है? आपका परिधि है। व्यास क्या है? वृत्त की परिधि पर स्थित दो विपरीत बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो किससे होके जाए? केंद्र से होके जाए, क्या कहलाता है? व्यास। और व्यास ही क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। फिर जीवा के बारे में बात किए तो वृत्त के केंद्र से ना होकर जाने वाली रेखा क्या है? आपका वृत्त की जीवा है। अगर होकर भी जाए तो भी वो जीवा कहलाएगा, अर्थात व्यास। व्यास भी एक प्रकार का जीवा ही है। फिर चाप के बारे में बोलें तो वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु को आप सीधा सीधा ना मिला के अगर वृत्त के परिधि के अनुसार चलने लगे तो जो लंबाई मिलेगा वही क्या है? आपके पास चाप है। ठीक है, फिर वैसे ही अपन त्रिज्या खंड किए, फिर स्पर्श रेखा, चक्रीय चतुर्भुज, ये सब के बारे में डिस्कस किए। अब वृत्त से संबंधित प्रमुख प्रमेयों पे मैं चर्चा करने वाला हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इन प्रमेयों को देखते जाना है और अच्छे से याद रखना है। पहला प्रमेय क्या बोल रहा है? देखें, ये आपके पास क्या है? एक वृत्त है और इससे होके क्या जा रहा है? कि स्पर्श रेखा AB। वृत्त की त्रिज्या क्या समझ में आ रहा है? OP। उससे होके जा रहा है क्या? एक स्पर्श रेखा AB। तो ये प्रमेय क्या बोलेगा कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है P, वृत्त के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींचा गया स्पर्श रेखा क्या है? AB। उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या इस P बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के क्या होती है? लंबवत होती है। अर्थात स्पर्श रेखा से गुजरने वाला वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? स्पर्श रेखा पर लंबवत होगा। लंबवत होगा मतलब कि यहाँ पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। तो ये पहला प्रमेय है, अच्छे से याद रखना है। और ये सब आपको कथन के रूप में पूछा जा सकता है। प्रमेय को भी डायरेक्ट आपको कथन के रूप में पूछा जा सकता है। वृत्त के स्पर्श रेखा से होकर जाने वाली जो त्रिज्या है वह त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंबवत। अर्थात त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, आगे का प्रमेय ध्यान दें। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। जैसे कि ये आपके पास एक वृत्त दिख रहा है और वृत्त से कोई बाहर का बिंदु क्या है? A। तो A से अगर मैं कोई स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचूं, A से कोई स्पर्श रेखा इधर खींचूं, स्पर्श रेखा का क्या नाम समझ में आ रहा है? AP। इधर AQ। ये क्या है? वृत्त का केंद्र है O। वृत्त का केंद्र से P तक का दूरी ही क्या कहलाएगा? वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि परिधि तक की दूरी है वो। और वैसी O से Q तक भी तो परिधि का ही दूरी है, तो ये भी क्या कहलाएगा? त्रिज्या। अब बात समझने की, क्या बोला जा रहा है प्रमेय के अनुसार कि वृत्त के बाहर के किसी बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींचे जाएं तो वो स्पर्श रेखा क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर। अर्थात AP जितना लंबा होगा उतना ही कौन लंबा होगा? AQ। डायरेक्ट ना ये सब एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और यहाँ से मैं प्रश्न कराऊंगा तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगा। तो वीडियो अंत तक देखना जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। A से लेकर O तक दिख रहा है आपको। O क्या है? केंद्र। अब यहाँ पे एक दो ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, एक तो APO और एक तो AQO। तो अब बात फिर एक ठो ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको तो अभी समझ में आया था पहले ही प्रमेय से कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है? लंबवत, पहले प्रमेय से। मतलब कि यहाँ पे बनने वाला है 90 डिग्री और सेम कहानी इधर भी रहेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा। अर्थात समझ में आया कि इस एंगल का नाम क्या बोल सकते हैं? APO। इस एंगल का नाम AQO। दोनों का मान क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, ये पहले प्रमेय के सहारे से समझ में आया कि OQA बोल ले या AQO, अपना मन। OQA
तथा OPA दोनों का मान क्या आएगा 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू में क्या लिखा है डायरेक्ट 90 डिग्री लिखा। फिर देखें आगे, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं एंड वाइस वर्सा लिखा हूं, इसका मतलब समझाते हैं और क्या है। ये जैसे कि एक वृत्त है और मान लो एक जीवा क्या है AB, जिसका लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर। CD को ले लें, वो भी कितना है 3 सेंटीमीटर। बात समझ में ये आया, वृत्त में 2 ठोक जीवा दिया मैं आपको और दोनों जीवा का लंबाई क्या है सेम है, तो दोनों जीवा केंद्र से क्या करते हैं समान कोण बनाते हैं। देख रहे हैं ये थीटा कोण बनाया, तो ये वाला जीवा भी केंद्र पर कितना कोण बनाया थीटा कोण, मतलब कि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। अब आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है वो, इसको 3 सेंटीमीटर दे दिया, इसको 3 सेंटीमीटर दे दिया, इसको 30 डिग्री दे दिया, अब इसको पूछ दिया, तो डायरेक्ट प्रमेय याद रखें, ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, अर्थात समान कोण बनाती है। अब इसका उल्टा भी सही है कि अगर कोई 2 जीवा हैं, अब वो 2 जीवा अगर समान कोण बना रहा है, तो उल्टा तो ये भी समझ में आया कि दोनों जीवाओं की लंबाई क्या होंगी समान ही होंगी, तभी तो वो दोनों समान कोण बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखें, वृत्त के केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय, वृत्त के केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब जीवा को क्या करता है 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये आपका वृत्त का केंद्र, ये आपका जीवा हो गया A से लेकर B, O से मैं इस AB पर क्या डाला लंब, मतलब कि एक ऐसा लाइन खींचा जो उस पर क्या रहे 90 डिग्री। कौन सा है वो लाइन, O से लेकर C तक लंब बोले इसलिए कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो वृत्त के किसी जीवा पर, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी जीवा पर डाला गया लंब वृत्त उस जीवा को क्या करता है 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। मतलब कि अगर ये टोटल A से लेकर B कितना रहा होगा, अगर मान लो 4, तो A से C कितना होगा 2 और C से B कितना होगा 2। लेकिन कंडीशन ये कि O से C क्या होना चाहिए, आपका लंब होना चाहिए किस पर, A से लेकर B पर, मतलब कि AB जीवा पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये सब प्रमेय आप क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन लिखा हूँ उसमें सब ये काम आने वाला है। आगे देखें, समान लंबाई की 2 जीवाएं, समान लंबाई की 2 जीवाएं क्या होगा केंद्र से समान दूरी पर होता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो O से E अगर 2 सेंटीमीटर है तो O से F भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। या इसका उल्टा भी बोला जा सकता है कि अगर दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर हैं तो दोनों जीवाओं की लंबाई क्या होगी समान होगी। ठीक है, वृत्त की 2 जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं तो उन दोनों जीवाओं की लंबाइयां भी क्या होंगी समान भी होंगी। ठीक है, तो इस 5 प्रमेय को एक बार अच्छे से रिवाइज करो तुरंत, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं। हाँ, तो चले भाई क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको क्या दिया है 5 सेंटीमीटर तथा उसके जीवा, जैसे जैसे वो बोलते जाएगा आपके दिमाग में चित्र बनना जरूरी है और उस चित्र को आपको कहाँ पे लिखना है अपने पेपर में लिखना जरूरी है। ठीक है, रफ में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर तथा उसके जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। जीवा का केंद्र से दूरी कितना समझा रहा है वो 3 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी बोल रहा है। जैसे जैसे इसने प्रश्न में बोला उस हिसाब से चित्र को ड्रॉ करें। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये एक मैं वृत्त बना लिया और ये त्रिज्या क्या दिखेगा आपको 55 सेंटीमीटर है करके। उसके जीवा, अब वो जीवा कहाँ पे है नहीं पता मेरे को, तो मैं क्या कर लिया यहाँ पे एक ठोक जीवा बना लिया। इस जीवा का नाम दे देता हूँ मैं AB। ये वृत्त का केंद्र, अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये वृत्त की त्रिज्या नहीं है। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है केंद्र से परिधि तक की दूरी। अब परिधि तक का दूरी क्या है O से लेकर, ये A हो गया, परिधि पर ही तो है A, O से लेके ये B तक हो गया, परिधि पर ही है B भी, मतलब कि O से लेकर A और O से लेकर B दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्या ही है और त्रिज्या कोई अलग अलग नहीं हो सकता है। अगर इसका मान 5 है तो ये भी 5 होगा। फिलहाल यहाँ पे त्रिज्या का मान क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि OA का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और OB का मान भी कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर देखा जाए आगे,
तथा उसके जीवा की केंद्र से दूरी, ये जीवा हो गया ए बी, उसका केंद्र से दूरी ये समझा रहा है आपको कि ये दूरी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसने बोला जीवा की लंबाई क्या होगी करके। जीवा की लंबाई क्या होगी, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या होने वाला है, आपका लंब होने वाला है। अगर लंब है वो तो ये क्या करेगा, 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। 2 बराबर भागों में बोलने का मतलब यहाँ पे अगर C है तो AC बराबर क्या होगा CB। तो आप एक काम करें, या तो AC का मान निकाल लें या तो BC अर्थात CB का मान निकाल लें। ये मान निकल जाएगा तो डायरेक्ट किससे गुना कर दें, 2 से, आपको टोटल A से लेके B तक का मान निकल जाएगा। क्यों 2 से गुना करना है, बोला कि भाई दोनों की लंबाइयाँ क्या है, सेम है, या 2 से गुना कर दें या 2 बार उसको जोड़ दें। ठीक है, दोनों की लंबाइयाँ सेम है तो आपके पास दोनों को जोड़ने से ही तो जीवा AB की लंबाई आएगी, और आपको वही तो पूछ रहा है। अब ये बनेगा कैसे, मतलब कि अपने को AC का मान कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ठो त्रिभुज, चाहे ये त्रिभुज लें चाहे ये त्रिभुज लें, आपका मन। ये एक त्रिभुज दिख रहा है, लंब कितना समझ में आ रहा है इसमें 3, कर्ण कितना, हाइपोटेनियस कितना समझ में आ रहा है 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है आधार का मान। आपको क्या बताना है, आधार का मान। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार क्या है अभी AC स्क्वायर, प्लस लंब का वर्ग 3 का वर्ग। यहाँ से आप किसका मान निकालें, AC का मान निकालें। तो AC का मान AC स्क्वायर इक्वस टू 5 का वर्ग 25, तो 25 माइनस 3 का वर्ग इस पर आएगा तो 9, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16। अब ये तो AC स्क्वायर का मान 16 आया, आपको चाहिए AC का मान, तो वर्ग उस पर जाएगा, 16 को क्या करेगा, टोपी पहनाएगा। टोपी मतलब कि वर्गमूल लगाएगा। वर्गमूल 16 का मान कितना होता है, 4 होता है। तो AC का मान कितना समझ में आया, 4 सेंटीमीटर। ये आंसर नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन में इसको दे दिया रहता है, अधिकतर केस में इसको ऑप्शन में दे देगा और आप वहीं पे दिक्कत, मतलब वहीं पे दिक्कत कर लिए आप। आपको पूछ रहा है जीवा की लंबाई, ना कि आधे जीवा की। ये तो आधे जीवा की लंबाई है A से लेकर C, अभी C से लेकर B भी तो इतना ही होगा। ठीक है, तो C से लेकर B भी उतना ही होगा, अर्थात आपको डायरेक्ट AB का मान क्या करना है, AC प्लस CB। AC का मान कितना है आपके पास 4, प्लस CB का मान भी कितना है 4। कैसे समझ में आया, प्रमेय से आया, इसलिए प्रमेय को याद रखना जरूरी है। 4 कितना हो गया 8। तो आपका आंसर इसमें हुआ ऑप्शन नंबर B, 8 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई होगी। अब इतना तो मैं लिखा, आपके दिमाग में तुरंत चीज़ आना चाहिए, क्या चीज़, कर्ण जब 5 होता है और लंब जब 3 होता है तो आधार कितना होगा 4, या आधार 3 तो लंब कितना हो जाएगा 4। ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, 4 4 8, आंसर खत्म। ठीक है, अगले प्रश्न में डिस्कस किया जाए। तो चलें देखें दूसरा प्रश्न क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है 13 सेंटीमीटर है तथा उसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। उस जीवा की केंद्र से दूरी पूछ रहा है, केंद्र से दूरी जीवा का पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर जैसे बोला उस हिसाब से आप चित्र को ड्रॉ करें। एक वृत्त की त्रिज्या, ये आपके पास क्या हो गया, एक वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, इससे क्या ले लिया एक त्रिज्या जो कि कितने लंबाई का है 13 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा उसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। मान लो ये क्या है, आपके पास एक जीवा है, इसका लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई है ना जीवा का, आधा आधा नहीं बोल रहा है प्रश्न में। जीवा की कुल लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर। उस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी, केंद्र तो ये है, तो ये दूरी आपको पूछ रहा है इस बार, O से लेकर मान लो ये बिंदु कौन सा है C। यही तो पूछा प्रश्न में कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 13 और वृत्त की त्रिज्या 13 और वृत्त की जीवा की जो लंबाई है वो कितना है 10। ठीक है, अब थोड़ा सा बात समझें। वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर जो गया लाइन है वो आपके पास क्या है, एक लंब है यहाँ पे, तो लंब है तो यहाँ पे फिर ये क्या किया, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया, मतलब कि यहाँ पर। और जो लंब होता है वो क्या करता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है जीवा को। अगर ये टोटल 10 था तो ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर और इधर भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर।
अपने को केंद्र से लेके मतलब कि O से लेकर C तक का मान आपको निकालना है। OC समझ में आ रहा है, लंब है। 13 क्या है आपका कर्ण है, और 5 क्या है आधार है। ठीक है, तो फिर वही पाइथागोरस का थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कर लें, फिर आधार का वर्ग मतलब कि OC स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हो गया 169, 5 का स्क्वायर इधर लें तो ये 25 बराबर आपके पास OC का स्क्वायर। फिर 169 माइनस 25 कितना हो गया 144 इक्वल्स टू OC स्क्वायर। OC का वैल्यू चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, टोपी पहनाना पड़ेगा। वर्गमूल 144, OC का मान कितना मिला वर्गमूल 144, और 144 का मान कितना आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। वर्गमूल 144 का मान 12 सेंटीमीटर। अब दो ट्रिपलेट्स आप ध्यान दें, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक होता है कि लंब या आधार का मान 3 और 4 हो तो कर्ण का मान बिल्कुल क्या होगा 5। वैसे ही आपके पास कि एक आपके पास आधार अगर 5 है और लंब अगर 12 है तो 13 क्या होगा आपका कर्ण होगा। या उल्टा कर लें, ये 13 दिया ये 5 दिया तो डायरेक्ट ये मान क्या आने वाला है 12 आने वाला है। फिर ये ट्रिपलेट्स की बात है पाइथागोरस थ्योरम में। आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो लास्ट प्रश्न पे डिस्कस किया जाए। अब आपको इस प्रश्न में एक वृत्त दिख रहा है, O से लेकर A तक क्या समझ में आएगा त्रिज्या है, और वैसे O से B तक भी जाया जा सकता है त्रिज्या के रूप में। O से लेकर ये D वाला लाइन जा रहा है, ये जो A से B क्या है आपका जीवा हो गया, और जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है प्रतिच्छेद बिंदु उसको नाम दे दिया गया C। प्रश्न में दिया क्या क्या है उस चीज़ को समझा जाए। प्रश्न में ये बोल रहा है कि O से लेकर A क्या है 5 सेंटीमीटर, O से A 5 मतलब कि त्रिज्या का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। A से लेकर B अर्थात जीवा का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। और बता दिया गया कि OD, O से लेकर जो D है वो A से लेकर B पर क्या है लंब है करके, मतलब कि केंद्र से जीवा पर क्या डाला जा रहा है लंब। अब फिर वही बात प्रमेय याद आया कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब पूछ क्या क्या रहा है प्रश्न में, आपको पूछ रहा है C से लेकर D तक का मान क्या होगा। अपने को पहले दिमाग दौड़ाने का कि ये C से लेकर D तक का मान निकलेगा कैसे, उसके बाद आपको सॉल्यूशन के लिए पेन चलाना है। ठीक है, देखें एक बार मैं इसको फिर से बना रहा हूँ। ये वृत्त हो गया, ये इसका एक जीवा A B, ये मान लो वृत्त का क्या हो गया केंद्र O से लेकर A तक का मान, और O से लेकर यहाँ पे गया है D ना, ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु C। आपको यही बोल रहा है OA का मान कितना समझा रहा है, ये 5 सेंटीमीटर है। फिर बोला A से लेके B तक, ये आपका क्या बताया इसने लंब है करके ना, लंब है करके। A से B तक अगर 8 है तो मेरे को पता है कि लंब है तो ये आधा आधा भाग में बटेगा, तो ये क्या कहलाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या कहलाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर देखें आपको पूछ रहा है इसमें CD का लंबाई पूछ रहा है। बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखें। C से लेके D तक का लंबाई पूछ रहा है आपको। अगर आपको O से लेके D तक का मान पता हो और आपको पता हो O से लेके C तक का मान, तो O से D तक के मान में से घटा दे किसको, O से लेके C तक के मान को। अब दिक्कत क्या है, सबसे देखने नहीं आता है। मैं इसलिए बोला कि त्रिज्या कभी नहीं बदलता है। अरे भाई यहाँ पे ये 5 है तो ये 5 5 5 5 5 5 5 5 5 करके आपका त्रिज्या रहेगा ही, अर्थात O से लेकर A त्रिज्या है, O से लेकर B भी त्रिज्या, और O से लेकर D तक भी क्या होगा त्रिज्या ही तो होगा। अर्थात अगर आपको C से लेके D तक का मान चाहिए तो O से लेके D OD में से किसको घटा डालें, O से लेकर C को। फिर बिना आपका ज़्यादा कैलकुलेशन किए अगर ये 5 है और ये 4 है तो सिंपल सी बात ये क्या आने वाला है 3 सेंटीमीटर। यही तो ट्रिपलेट्स की बात किया था मैं अभी। तो OD का मान कितना समझ में आ रहा है, वृत्त की त्रिज्या ही है, तो ये हो गया 5। O से लेकर C तक का मान कितना है 3, तो 5 माइनस 3 कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। किसका मान आने वाला है, CD का मान आने वाला है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का सही है।
दूसरे वाले का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर। एक प्रश्न और लिखता हूँ यहाँ पे,